स्टूडेंट, हम बीएससी तृतीय वर्ष की यूनिट 1 वुडवर्ड-फाइजर नियम संयुग्म डायनों के लिए देखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए सिनॉप्सिस जो रहेगी, देखिए हम इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे और आपको आंसर लिखते समय कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम इसकी सिनॉप्सिस देखते हैं। वुडवर्ड-फाइजर नियम कब दिया गया है, यह नियम किसके लिए दिया गया है, इस नियम द्वारा क्या निर्धारण किया जाता है, इस विकिरण की क्षेत्र की आवश्यकता होती है, नियम की उपयोगिता क्या है, संयुग्म डायनों के प्रकार, वुडवर्ड-फाइजर नियम क्या है और वुडवर्ड-फाइजर नियम के उदाहरण। तो ये आपके पॉइंट है जिसके अंतर्गत आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वुडवर्ड-फाइजर नियम कब दिया गया है। तो आप देखिए, ये जो नियम है, ये नियम 1941 में वुडवर्ड के द्वारा दिया गया था। बाद में इसको संशोधित करके फाइजर ने 1951 में दिया है, 59 में दिया। ओके, ये अल्फ़ा बीटा संयुग्म डायनों के लिए है। साथ ही साथ ये जो नियम है, ये अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेटेड डाइन्स के साथ साथ जो कीटोन्स होते हैं, जिसे अपन कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड इनोन्स, इनके लिए दिया गया है। इसके द्वारा हम क्या निर्धारण करते हैं, तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनके लैम्डा मैक्स का निर्धारण किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह होते हैं, जो क्रियात्मक समूह एक विशेष प्रकार का संक्रमण करते हैं और उस संक्रमण के द्वारा जो मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य होती है उसका अवशोषण किया जाता है। तो हमें किसी कार्बनिक यौगिकों के लैम्डा मैक्स का निर्धारण किया जाता है और हमें ये पता चलता है कि उस कार्बनिक यौगिकों के लैम्डा मैक्स क्या होगा। ये जो होता है किस क्षेत्र में होता है, तो हम देखें कि ये जो नियम है, हम ये देखेंगे ये यूवी विकिरण क्षेत्र के लिए रहता है। इसमें किस प्रकार का ट्रांजिशन होता है, तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो होता है उसमें ये ट्रांजिशन होता है और हमको लैम्डा मैक्स की वैल्यू पता चलती है। ठीक, किसी आणविक संरचना के सैद्धांतिक मानों की किसी आणविक संरचना के प्रायोगिक मान से तुलना की जा सकती है। इस नियम में हम क्या निर्धारित कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई एक अज्ञात कंपाउंड है, एक अज्ञात कार्बनिक यौगिक है और हमारे पास वही मिलता जुलता सेम ज्ञात कंपाउंड है, तो यदि हमारे पास एक अज्ञात कंपाउंड होगा और हमें उसका निर्धारण करना होगा कि क्या ये वही कंपाउंड है, तो हम ज्ञात कंपाउंड के कार्बनिक यौगिकों के लैम्डा मैक्स का निर्धारण करके उस अज्ञात कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। उनके प्रायोगिक मान की तुलना करके उस अज्ञात कार्बनिक यौगिकों के मान का निर्धारण करके, लैम्डा मैक्स के मान का निर्धारण करके उस कार्बनिक यौगिक की संरचना को ज्ञात कर सकते हैं। तो यह जो है, ये अज्ञात कार्बनिक यौगिकों के लैम्डा मैक्स के ज्ञात लैम्डा मैक्स और तुलनात्मक मानों से तुलना के द्वारा हम उस यौगिक की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अज्ञात कार्बनिक यौगिकों की संरचना में सहायक होती है। क्रोमोफोर के प्रतिस्थापन की स्थिति और डिग्री से संबंधित किसी दिए गए आणविक संरचना के लिए लैम्डा मैक्स की स्थिति की गणना करने के लिए भी उपयोगी होती है। इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है, ये एक क्रोमोफोर के जैसे वर्क करता है और उसके साथ ही उस आणविक संरचना में उपस्थित होकर उसकी लैम्डा मैक्स की स्थिति का निर्धारण करने के लिए उपयोगी होता है। अब हम देखें कि संयुग्म डाइन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं समचक्रीय डाइन। जैसे कि आप देख रहे हो स्ट्रक्चर 1 में जहाँ लिखा है समचक्रीय डाइन जिसमें संयुग्मित द्विबंध एक ही रिंग में उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संयुग्मित समचक्रीय डाइन। यानी कि जब द्विबंध एक ही रिंग के अंदर उपस्थित होगा तब हम उसे कहते हैं समचक्रीय डाइन। और विषम चक्रीय डाइन क्या होता है, जिसमें जो द्विबंध होते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है कॉन्जुगेटेड, और वो भी द्विबंध तो है लेकिन कॉन्जुगेशन में होना चाहिए द्विबंध। कैसा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, आप देख रहे होगे यहाँ पे, देखिए ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो
हम क्या देखेंगे कि ये जो क्या कहलाएगा, सबचक्रीय डायन। और विषम चक्रीय डायन क्या होगा, जिसमें आप देख रहे हो कि जो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है वो कैसे होना चाहिए, अल्टरनेट में हो, लेकिन अलग अलग रिंग में जब उपस्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं विषम चक्रीय डायन। जैसे पहला वाला आप देख रहे हो जिसमें 2 रिंग बनी हुई है, इसमें पहले वाले रिंग में एक डबल बॉन्ड है, फिर ये रिंग एक सिंगल बॉन्ड से दूसरी रिंग से अटैच है, फिर डबल बॉन्ड है। फिर दूसरा आप देख रहे हो इसी में कि दोनों रिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये होगा विषम चक्रीय डाइन। तो दूसरे प्रकार की डाइन हमने कौन सी देखी है, विषम चक्रीय डाइन देखी है। फिर होती है अंतःचक्रीय द्विबंध, जिसे अपन बोलते हैं एंडोसाइक्लिक डाइन। एंडोसाइक्लिक डाइन क्या होती है, जब द्विबंध रिंग के अंदर उपस्थित होता है, ठीक है। जब डबल बॉन्ड कहाँ है, रिंग के अंदर उपस्थित है, तो इसको हम कहते हैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या अंतःचक्रीय द्विबंध। बाह्य चक्रीय द्विबंध में क्या होता है, आप देख रहे हो, देखो बाह्य चक्रीय द्विबंध, उसकी परिभाषा देखते हैं। जब द्विबंध रिंग का बाहर उपस्थित बनकर बाहर उपस्थित होता है, यानी कि जब डबल बॉन्ड रिंग के बाहर उपस्थित होता है तो इसे बाह्य चक्रीय डाइन कहते हैं, है ना। आप देख रहे होगे, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये जो ये बना हुआ है, ये क्या है, ये आपका बाह्य चक्रीय द्विबंध है, ठीक है। इसके बाद देखिए वुडवर्ड फाइबर नियम क्या है। नियम ये कहता है कि प्रत्येक प्रकार के डाइन या ट्राइन सिस्टम का एक निश्चित मूल्य है जिस पर अवशोषण होता है, निश्चित और निर्धारित मूल्य होता है जिस पर अवशोषण होता है। यह आधार मान कहलाता है। आधार मान या मूल आधार मान होता है। वुडवर्ड फाइबर नियम के अनुसार अणु के अधिकतम की गणना यानी लैम्डा मैक्स की गणना निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। लैम्डा मैक्स क्या होता है, ये सूत्र दिया है कि यदि हमें किसी कार्बनिक यौगिकों का लैम्डा मैक्स का निर्धारण करना है तो सूत्र होता है लैम्डा मैक्स के बराबर होता है आधार मूल्य, यानी जो उसकी बेसिक वैल्यू है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, स्ट्रक्चर में बेसिक वैल्यू को लिखना पड़ता है, उसका आधार मान होता है। उसके बाद जो प्रतिस्थापन होते हैं उनका योगदान होता है, और अन्य जो प्रतिस्थापित होते हैं उनकी वैल्यूज़ को समेशन करके आधार मान में आधार मूल्य में जोड़कर हमको लैम्डा मैक्स दिया जाता है। फिर विभिन्न प्रतिस्थापियों द्वारा दिया गया योगदान क्या है, एल्किल प्रतिस्थापी और रिंग अवशेष होते हैं, है ना। यानी कि मूल आधार मान के बाद किन किन का योगदान होता है ना। मूल आधार मान तो होता है, उसके साथ और कौन कौन सी चीज़ों को उसमें ऐड करना पड़ता है लैम्डा मैक्स के लिए, एल्किल प्रतिस्थापी का, रिंग अवशेष का, द्विबंध के विस्तार संयुग्मन में ध्रुवीय समूह जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड आदि का आधार मान में जोड़ना पड़ता है, विशेष यौगिक के लैम्डा मैक्स को प्राप्त करना होता है। तो ये वुडवर्ड फाइबर नियम है ना। अब वुडवर्ड फाइबर नियम के अंदर ही हम देखते हैं कि जो आधार मान है और विभिन्न प्रतिस्थापी हैं उनके लिए जो इंक्रीमेंट होता है वो क्या होता है। तो आधार मान बताया है कि आधार मान क्या है, प्रत्येक प्रकार के डाइन या ट्राइन सिस्टम का एक निश्चित निर्धारित मूल मान होता है जिस पर अवशोषण होता है, और उस मान को हम बेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। यानी आधार मान क्या है, बेस वैल्यू, बेसिक वैल्यू या इसको पेरेंट वैल्यू भी बोलते हैं। यानी डाइन या ट्राइन सिस्टम जो होता है उसका एक निश्चित निर्धारित मूल मान होता है, और उस निर्धारित मूल मान पर जब अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस वैल्यू, पेरेंट वैल्यू या आधार मान कहते हैं। तो कितने तरीके के आधार मान मिलते हैं हमको, 1,3-ब्यूटाडाइन जो होता है ये अल्फ़ा बीटा संयुग्मित डाइन कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए जो हम बेसिक वैल्यू चूज़ करते हैं वो 1,3-ब्यूटाडाइन होती है, और 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए जो आधार मान होता है वो 217 नैनोमीटर होता है। यदि ये 1,3-ब्यूटाडाइन किस में उपस्थित होता है, विषम चक्रीय डाइन। विषम चक्रीय डाइन अभी आपने देखा था कि जब द्विबंध अलग अलग रिंग में उपस्थित होते हैं, यानी हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन जो है ये अलग अलग रिंग में उपस्थित होगा, तब हम क्या देखेंगे, ये उसके लिए 214 नैनोमीटर देंगे। यदि हमारी बेसिक वैल्यू समचक्रीय डाइन के लिए, समचक्रीय यानी हमारी बेसिक वैल्यू एक ही रिंग के अंदर मिल रही है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
ये क्या होगा, 1,3-ब्यूटाडाइन की बेसिक यूनिट होती है। और यदि ये एक ही वलय के अंदर उपस्थित है तो उसके लिए आधार मान 253 नैनोमीटर होता है। और यदि अचक्रीय डाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन किसी स्ट्रेट चेन के फॉर्म में मिल रही है या ब्रांच के रूप में मिल रही है तो उसके लिए 245 नैनोमीटर हम देखते हैं। और अचक्रीय ट्राइन के लिए भी हमको 245 नैनोमीटर बेसिक वैल्यू लेनी पड़ती है। तो यही क्या है, वुडवर्ड ने नियम बताया है कि हमको बेसिक वैल्यू किस कंपाउंड के लिए कितनी चूज़ करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट, यानी बेसिक वैल्यू के बाद इसमें जो समूह जुड़े रहते हैं उनके लिए हम कितना कितना जोड़ेंगे। तो एल्किल प्रतिस्थापी जो होता है उसके लिए 5 नैनोमीटर, रिंग अवशेष के लिए 5 नैनोमीटर, बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए 5 नैनोमीटर, द्विबंध का जो विस्तार करते हैं संयुग्मन में, कॉन्जुगेशन में, यदि बेसिक यूनिट के बाद अगर कोई डबल बॉन्ड मिलता है तो वो कॉन्जुगेशन में होता है, उसके लिए 30 नैनोमीटर। फिर यदि ऑक्सोक्रोम होते हैं, ऑक्सोक्रोम आपको पता होंगे ऑक्सोक्रोम क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको शेयर भी किया है, मैंने वीडियो भी बनाया है इस पर। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, ये एक क्रोमोफोर के जैसे तो नहीं होते हैं, बट ये क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के ऐसे समूह होते हैं n इलेक्ट्रॉन युक्त, जो क्या होते हैं, क्रोमोफोर के जैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन जब ये क्रोमोफोर के साथ उपस्थित होते हैं तो उसके अवशोषण बैंड को, एब्जॉर्प्शन बैंड को लंबी तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित कर देते हैं। और यही समूह क्या कहलाते हैं, ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। ये क्रोमोफोर के साथ क्या होते हैं, उपस्थित होकर उसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू को इंक्रीज करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे समूह ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। अब जैसे कौन कौन से समूह हैं, यदि OR समूह उपस्थित होगा तो 6 नैनोमीटर, SR समूह उपस्थित होगा 30 नैनोमीटर, एसिटॉक्सी समूह होगा तो उसके लिए हम कोई वैल्यू नहीं, 0 नैनोमीटर ऐड करते। इफ़ क्लोराइड ब्रोमाइड यदि उपस्थित है तो 5 नैनोमीटर, NH2 समूह है तो उसके लिए 60 नैनोमीटर हम ऐड करते हैं। अब एक देखते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें आप देख रहे हो सबसे पहले हमको इसके लिए बेसिक वैल्यू चूज़ करनी है। तो जो हमारी बेसिक वैल्यू है वो आप देख रहे हो, ये हमारी क्या हो रही है, ये हमारी बेसिक वैल्यू आ रही है 1, 2, 3 एंड 4, है ना। ये मैंने रेड कलर के डॉट रखे हैं तो आप ये देख रहे हो, मैंने जो सर्किल किया है, दिस इज़ माय बेसिक वैल्यू 1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये जो 1,3-ब्यूटाडाइन है ये कैसी है, हेट्रोएनुलर डाइन है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि अचक्रीय है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक यानी विषम चक्रीय है कि समचक्रीय है। तो हमने सबसे पहले हमको इन 3 कैटेगरी को जरूर आइडेंटिफाई करना है कि अचक्रीय है कि समचक्रीय है कि विषम चक्रीय है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये हेट्रोएनुलर डाइन है क्योंकि इसे हमारी जो बेसिक यूनिट है उसके डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में मिल रहे हैं। पहला डबल बॉन्ड एक रिंग में है, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरे रिंग में है, ठीक है। तो इसके लिए हम कितनी बेसिक वैल्यू लेते हैं, 214 नैनोमीटर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्हें 215 लिया है, वो उन्हें वैल्यूज़ लिए तो अपन 214 भी लिख सकते हैं, 215 है ना नैनोमीटर लिया है। हाँ, वैसे जनरली 214 लिखते हैं अपन, ठीक है। 240 नैनोमीटर हेट्रोएनुलर डाइन के लिए। फिर इसके बाद ये तो हो गया हमारा बेसिक वैल्यू, ठीक है। अब 3 रिंग, इसके बाद जो हमारी, जब हमको बेसिक वैल्यू पता चल गई तो उसके बाद हमको क्या देखना रहता है, इंक्रीमेंट, है ना। क्योंकि इससे बेसिक वैल्यू अब आपको समझ में आई कि ये हेट्रोएनुलर टाइप की है। उसमें हमने टाइप देखा होमो या हेट्रो, हमें पता चला वो हेट्रो है तो 215 नैनोमीटर लिया। इसके बाद हमको देखना रहता है इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू। तो आप देखिए हम यहाँ पर एल्किल सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, रिंग रेसिड्यू देखेंगे। तो रिंग रेसिड्यू क्या से देखते हैं, देखिए रिंग रेसिड्यू देखने के लिए जो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ इस डबल बॉन्ड पे एक तो एंड आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे मिल रहा है और एक कार्बन, ये दो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इससे ऊपर की तरफ एक बॉन्ड ये गया है और इससे ऊपर की तरफ एक बॉन्ड ये गया है। इनको जब आप काटोगे तो ये जो आपको मिलते हैं ये कहलाते हैं रिंग रेसिड्यू, ठीक है।
अब इसी तरीके से एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, ये द्विबंध है। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, और दूसरा बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा है। इसको तो अपन यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये तो बेसिक यूनिट है। लेकिन ये बेसिक यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो गई, इससे ऊपर की तरफ एक बॉन्ड गया है। यहाँ से जब आप बॉन्ड ब्रेक करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, एक रिंग रेसिड्यू ये मिल रहा है। ठीक है, एक ये मिला था, एक ये मिला था, एक ये मिला था। कितने रिंग रेसिड्यू मिले? 1, 2 एंड 3। 3 रिंग रेसिड्यू मिले हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 3 × 5 = 15 नैनोमीटर हुआ। ठीक है, फिर 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। देखिए, अब देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमको कैसे देखना है, ये देखिए। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखते हैं, तो ये जो रिंग है, ये वाली रिंग, इस रिंग के, ये वाली जो रिंग होगी, सॉरी एक मिनट है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करवाती हूँ। ये जो रिंग है, इसके लिए इस कार्बन से जुड़ा ये जो बॉन्ड है, ये क्या हो गया, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो गया। तो देखिए, इसको यहाँ पे अलग से स्ट्रक्चर से बताया गया है, ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। दिख रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये क्या दिख रहा है, ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बताया। यानी जब डबल बॉन्ड डायरेक्टली किससे जुड़ा है, यानी ये जो अपना रिंग थी, इस रिंग से जुड़ा ये जो बॉन्ड है, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। तो जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हमको क्या करना है, इस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हमको वैल्यूज़ लेनी है। तो हम कितना लेंगे उसके लिए, 5 नैनोमीटर। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमको कैलकुलेटेड वैल्यू मिलती है 235 नैनोमीटर, जो कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी प्रैक्टिकली वैल्यू के क्या मिल रही है, इक्विवेलेंट मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया। इसी को मैंने हिंदी में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, वही सेम एग्जाम्पल है। नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड एग्जाम्पल, जिसमें आप देखेंगे, ये देखिए, अब ये जो मैं देख रही हूँ, इस सेकेंड एग्जाम्पल में सबसे पहले अब हमको इसका लैम्डा मैक्स डिटरमाइन करना है। तो लैम्डा मैक्स डिटरमाइन करने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले वी हैव टू चूज़ अ बेसिक वैल्यू, पेरेंट वैल्यू को हमको चुनना है। तो अब आप देखिए कि हमारी डाइन कौन से प्रकार की है, साइक्लिक है, ए साइक्लिक है। तो हमने देखा साइक्लिक है। साइक्लिक में भी 2 प्रकार की होती है, समचक्रीय और विषम चक्रीय। अब आप देखिए, जो आपकी यहाँ पे डाइन दी हुई है, वो कैसी दी हुई है, कैसी दी हुई है बेटा, ये आपकी डाइन जो दी हुई है, ये आपकी दिख रही है होमो एनुलर टाइप की। ठीक है, कैसी दिख रही है ये, 1 मिनट, ये आपकी कैसी है, होमो एनुलर है। होमो एनुलर यानी द्विबंध, जो आपकी बेसिक यूनिट है, 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 कार्बन आपके दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4। ये 4 कार्बन जो है 1,3-ब्यूटाडाइन के हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया। तो 1,3-ब्यूटाडाइन जो है, ये आपकी बेसिक यूनिट जो हो रही है, सॉरी, जो आपकी बेसिक यूनिट है 1,3-ब्यूटाडाइन, वो आपकी क्या दिख रही है, ये बेसिक यूनिट हमको मिल गई 1,3-ब्यूटाडाइन, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 कार्बन हो गए 1,3-ब्यूटाडाइन के हो गए ये। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये हमारी होमो एनुलर डाइन होगी, क्योंकि जब द्विबंध एक ही रिंग के अंदर उपस्थित होंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमो एनुलर डाइन। तो ये इसके लिए कितनी वैल्यू लेते हैं हम, 253 नैनोमीटर। ये देखिए, इसको अलग से बताया गया है कि होमो एनुलर डाइन के लिए क्या लेंगे, 253 नैनोमीटर लेंगे। इसके बाद 2 रिंग रेसिड्यू। अब देखो, रिंग रेसिड्यू कैसे देखते हैं, हमने आपको बताया था कि ये द्विबंध हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है, डबल बॉन्ड हमारी बेसिक यूनिट का डबल कार्बन का एंड ये है, यहाँ से गया एक बॉन्ड ये है, यहाँ से गया एक बॉन्ड ये है। इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, लेकिन इसकी यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गया है। ऊपर की तरफ एक जो बॉन्ड गया हुआ है, ये क्या है, इसको कट करेंगे तो एक रिंग रेसिड्यू ये मिल रहा है। यहाँ से ऊपर की तरफ ये कार्बन वाला, ये कार्बन ख़त्म हो रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ क्या, तो एक रिंग रेसिड्यू ये मिल रहा है। तो हमको 2 रिंग रेसिड्यू मिलते हैं, इसलिए हमने क्या लिया है, 2 × 5 10 नैनोमीटर लिया है। ठीक है, इसके बाद अब क्या देखेंगे हम, कि जो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कैसे दिखेंगे, 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट में आपको एक आपका दिख रहा है ये, ठीक है,
एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट ये दिख रहा है, एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट ये दिख रहा है। ये बेसिक यूनिट से ख़त्म हुआ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये बेसिक यूनिट से ख़त्म हुआ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट ये। तो दो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, दो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपको कितना जोड़ना है, 10 नैनोमीटर। ठीक है, तो कैलकुलेट वैल्यू करेंगे, दोनों आप इसको ऐड करेंगे, 273 नैनोमीटर, और ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 263 नैनोमीटर, विच इज़ इक्विवेलेंट टू दिस ना। तो इस तरीके से हमने क्या करी, बेसिक वैल्यू को कैलकुलेट करा। तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर 2, इसको हमने हिंदी में भी बता दिया है। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है। थर्ड एग्जाम्पल हमारा ये दिया हुआ है। इस थर्ड एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा आधार मान क्या है। आधार मान के लिए हमको क्या देखना पड़ता है बेसिक वैल्यू के लिए, कि हमारा साइक्लिक है या एसाइक्लिक, चक्रीय है या अचक्रीय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये जो डाइन जो है वो कैसा दिया है, 1,3-ब्यूटाडाइन हमारी बेसिक यूनिट होती है। तो हमारी जो बेसिक यूनिट है वो कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है। ये 1, 2, ये 3 नंबर का कार्बन, ये 4 नंबर का कार्बन है। ठीक है, तो ये हमारे 4 कार्बन आ रहे हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पर क्या दिख रहा है आपको, कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 3 ये है। इन दोनों पर क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। तो ये हमारी बेसिक यूनिट हो गई। ठीक है, बेसिक यूनिट कैसी है, एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन। एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए हम कितना लेते हैं, 215 नैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद हमको क्या देखना है, रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू आप देख रहे हो कि ये जो आपका यहाँ पे है ना, इसको हम देख रहे हैं, ये जो आपका कार्बन ये दिख रहा है, कार्बन, ये वाला कार्बन, आपको ये जो कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन से एक बॉन्ड ये गया है, एक बॉन्ड ये गया है। यहाँ हम कट करते हैं, यहाँ हम कट करते हैं, तो हमको एक रिंग रेसिड्यू ये मिलता है, एक रिंग रेसिड्यू ये मिलता है। तो हमको क्या मिल रहे हैं, 2 रिंग रेसिड्यू मिलते हैं। ठीक है, तो 2 रिंग रेसिड्यू की वैल्यूज़ को हमको यहाँ पे रखना है। तो हमने ली है, कितनी हो गई, कितनी हो गई हमारे लिए वो रिंग रेसिड्यू की वैल्यू, ये हमारे लिए रिंग रेसिड्यू की वैल्यू हो रही है 210 नैनोमीटर है। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हैं। 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हमको कहाँ दिख रहे हैं, ये हमारी बेसिक यूनिट थी। बेसिक यूनिट के बाद एक हमारा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट ये दिख रहा है, एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट ये दिख रहा है। तो 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमको कितना मिल रहा है, एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए 5, 2 के लिए कितना होगा, 10 नैनोमीटर। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, हमारा यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड दिख रहा है। तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कहाँ है, ये देखिए, ये रिंग है, ये रिंग के बाहर क्या दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, हमारे लिए ये एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 नैनोमीटर होता है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना आया, 240 नैनोमीटर मिल रहा है एक बाह्यचक्रीय द्विबंध के लिए। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देख रहे हो कि सबसे पहले हमें डाइन देखना है, किस प्रकार की डाइन है, साइक्लिक है या एसाइक्लिक। तो जो हमारी बेसिक यूनिट है वो साइकिल के अंदर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये एसाइक्लिक डाइन है। अब बेसिक यूनिट कहाँ से कहाँ तक है, तो बेसिक यूनिट हम देखते हैं, ये हमारी बेसिक यूनिट ये है। ठीक है, ये हमारी बेसिक यूनिट ये है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज़ कार्बन नंबर 4। ठीक है, ये कार्बन नंबर 4, ये हमारी बेसिक यूनिट हो गई। बेसिक यूनिट हमारी कैसी है, होमोएनुलर है या हेट्रोएनुलर है, तो ये हेट्रोएनुलर है। क्यों, क्योंकि से जो द्विबंध है वो क्या है, द्विबंध जो है वो अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं हम, इसके लिए हमको जो हेट्रोएनुलर डाइन के लिए वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है, 215 नैनोमीटर लेनी है। फिर हम देखते हैं 4 रिंग रेसिड्यू। 4 रिंग रेसिड्यू कैसे देखेंगे, 4 रिंग रेसिड्यू के लिए आप देखोगे हमारे पास ये देखिए, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका गया हुआ एक बॉन्ड ये है और एक कार्बन से गया हुआ बॉन्ड, मतलब ये कार्बन नंबर 1 था, कार्बन नंबर 1 की एक वैलेंसी ये दिख रही है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन से जुड़ी, दूसरी यहाँ किससे जुड़ी है, इससे। यहाँ हम कट करते तो एक रिंग रेसिड्यू ये मिलता है। यहाँ पे देखो, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ से भी आपको ऊपर की तरफ इसकी एक वैकेंसी दिख रही है, जिसको कट करने पर एक यहाँ पर रिंग कार्बन रेसिड्यू मिलेगा।
ठीक है। फिर ये हमारा कार्बन नंबर यहाँ है, यहाँ से ऊपर की तरफ आप इसको कट करोगे तो एक रिंग रेसिड्यू ये मिलेगा। यहाँ नीचे की तरफ इसी कार्बन से एक ऊपर की तरफ वैकेंसी गई थी, एक नीचे की तरफ वैकेंसी यहाँ से गई है, देखिए। तो इस कार्बन से यहाँ पर आप देखोगे कट करोगे तो एक रिंग रेसिड्यू ये मिलेगा। तो एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। आपको कितने रिंग रेसिड्यू मिलेंगे? 4 रिंग रेसिड्यू मिलेंगे। 4 रिंग रेसिड्यू के लिए कितने होता है? 20 नैनोमीटर। इसके अलावा हमको और कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। ना एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, क्योंकि इसे अब देखिए यदि यहाँ पर ये बाहर की तरफ होता तो ये डायरेक्टली इससे जुड़ा होता अगर रहता तो ये, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े, तो यहाँ पे कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर जो कैलकुलेटेड वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है? 235 नैनोमीटर मिली है। ठीक है, आपको समझ में आया ये? ठीक, ये आपका 4 एग्जाम्पल हो गए। इसकी वैल्यू हमको प्रेक्षित मान 236 था और हमने जो गणना करके मान निकाला है वो 235 नैनोमीटर है। तो इतना आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, दैट इज सफिशिएंट है, और आपको इसमें पूरे फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो आप इसमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल या चारों एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप आंसर लिख सकते हैं। चलो, थैंक यू।